टू सिबलिंग्स आर द सेम नॉट इवन आइडेंटिकल ट्विंस, जो दो सिबलिंग होते हैं वो भी सेम नहीं होते, इवन नॉट इवन आइडेंटिकल ट्विंस, कि जो ट्विंस भी होते हैं वो भी आइडेंटिकली हर तरीके से सेम नहीं होते हैं। पेरेंट्स ऑफन पजल अबाउट व्हाई देयर चिल्ड्रन आर सो डिफरेंट, पेरेंट्स हमेशा आमतौर पर पजल होते हैं कि व्हाई देयर चिल्ड्रन आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि उनके बच्चे एक दूसरे से इतने अलग कैसे होते हैं। दे विल से आई बोट देम अप ऑल द सेम, कहते हमने तो उनको सारी चीजें सेम सेम दी हैं। दे फॉरगेट दैट, कहते वो भूल जाते, दे फॉरगेट दैट व्हाट डिटरमाइंस आवर बिहेवियर, कि हमारे बिहेवियर को क्या डिटरमाइन करता है, इजंट व्हाट हैपेंस टू अस, कि हमारे साथ क्या हुआ वो मैटर नहीं करता, बट हाउ वी इंटरप्रेट व्हाट हैपेंस टू अस, हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है वो मैटर करता है। एंड नो टू पीपल एवर सी एनीथिंग इन द सेम वे, और कोई भी दो लोग किसी भी चीज को सेम तरीके से नहीं देखते हैं। सो आवर फर्स्ट आंसर इज identical, second one is puzzle, third one is brought, fourth one is determines, and last one is interpret. So identical, puzzle, brought, determines, and interpret. One डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द बिजनेस इज इट्स इकोनॉमिक कैरेक्टर, कहते जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है, जो अलग सा फीचर होता है बिजनेस का, वो क्या होता है, इकोनॉमिक कैरेक्टर होता है। इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, कहते जो ये बिजनेस की दुनिया है इसमें वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, नॉट एज फैमिली मेंबर्स, कहते वो फैमिली मेंबर्स की तरह नहीं होता, फ्रेंड्स की तरह नहीं होता, और नेबर्स की तरह नहीं होता, बट एज बायर्स एंड सेलर्स। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम कैसे मिलते हैं, एज अ बायर्स एंड सेलर्स, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज, और एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की तरह से, और द लाइक। ट्रेडिंग फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिंग जो होती है, व्यापार जो होता है, फॉर एग्जाम्पल इज ऑफन अकॉम्पनीड बाय हार्ड बार्गेनिंग, कहते जो बिजनेस होता है उसमें हमेशा बार्गेनिंग होती है, बायर चाहता है उसको सारी चीजें सस्ते से सस्ती मिल जाए, और सेलर चाहता है उसका जो भी प्रोडक्ट है वो महंगे से महंगा बिके। सो ये क्या होता है, ऑफन अकॉम्पनीड बाय हार्ड बार्गेनिंग, एंड which both sides conceal their full hand and perhaps engage in some bluffing, कहते हैं जो दोनों ही साइड्स है, both sides क्या होते हैं, conceal their full hands, दोनों ही साइड, जो बायर होता है वो चाहता है कि वो कम से कम प्राइस करवा पाए, और जो सेलर है वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट को बेच पाए, तो वो दोनों ही एंगेज होते हैं इन सम ब्लफिंग पे। एंड अ स्किल्ड सेल्स पर्सन, और जो एक स्किल्ड सेल्स पर्सन होता है, जो एक अच्छा सेल्स पर्सन होता है, इज वेल वर्स्ड आपका यहाँ पे कोलोकेशन है, वेल वर्स्ड का मतलब मीन्स कि जो वो स्लोप वगैरह होते हैं, जो भी वर्ड्स वो यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए, कहते हैं वो बहुत अच्छी लाइंस यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, इन द आर्ट ऑफ अराउजिंग अ कस्टमर्स अटेंशन, कस्टमर की अटेंशन को पाने के लिए, कस्टमर को अटेंशन देने के लिए, समटाइम्स बाय अ बिट ऑफ फ्री टू क्लिंच द सेल्स। क्या होता है, जो मार्केटिंग जो सेल्स पर्सन होते हैं उनके भी टारगेट होते हैं, तो वो टारगेट को अचीव करने के टू क्लिंच द सेल वो क्या करते हैं, वेल वर्ड्स यूज करते हैं। देन स्टिल देयर इज एन एथिक्स ऑफ ट्रेडिंग, कहते फिर भी इसके बाद भी स्टिल क्या होता है, एथिक्स ऑफ ट्रेडिंग होता है, दैट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ फॉल्स और डिसिप्टिव क्लेम्स एंड ट्रिक्स सच एज बेट एंड स्विच एडवर्टाइजिंग, कहते जो एथिक्स ऑफ ट्रेडिंग होती है उसमें भी वो प्रोहिबिट करते हैं, मना करते हैं कि हमें कोई भी फॉल्स और डिस्ट्रक्टिव क्लेम नहीं करना, एडवर्टाइजिंग कोई भी ऐसी नहीं करनी है जो फॉल्स हो। सो आवर फर्स्ट आंसर इज एज बायर्स एंड सेलर्स ऑफन अकॉम्पनीड बाय से पहले हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, सो अकॉम्पनीड बाय, परहैप्स एंगेज इन सम ब्लफिंग, कहते शायद वो कुछ ब्लफिंग में एंगेज होते हैं, एंड अ स्किल्ड सेल्स पर्सन क्या है यहाँ पे, नाउन है, और जो स्किल्ड है ये क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो सेल्स पर्सन की स्किल को बता रहा है, सेल्स पर्सन की मतलब कोई विशेषता बता रहा है, तो विशेषता क्या है कि वो स्किल्ड है। एंड लास्ट वेल वर्स्ड क्या होता है, आपकी कोलोकेशन होती है, एंड लास्ट इज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू क्लिंच द सेल को कंप्लीट करने के लिए। So first answer is buyers, second one is sellers, third accompanied, fourth engaged, fifth skilled, sixth worst, seventh clinch.
क्राइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। कहते क्राइम क्या है? इंटीग्रल पार्ट एवरीडे लाइफ का। इट इज प्रोमिनेंट फीचर इन द न्यूज एंड इन पॉपुलर सब्जेक्ट फॉर फ्रिक्शनल पोर्ट्रेयल। कहते जो ये है प्रोमिनेंट फीचर है एवरीडे जो न्यूज हम देखते हैं या फिर जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स होते हैं फ्रिक्शनल पोर्ट्रेयल में। मोस्ट स्टूडेंट्स कमेंसिंग लीगल स्टडीज विल हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ क्राइम। कहते हैं मोस्ट स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट कमेंसिंग का मतलब होता है स्टार्ट करना, लीगल स्टडीज जैसे जो लॉ की स्टडी करते हैं, विल हैव सम एक्सपीरियंस, उनको कुछ एक्सपीरियंस होता है क्राइम का। वेदर डायरेक्टली दे एज अ विक्टिम ऑफ क्राइम, या तो वो खुद एक विक्टिम होते हैं क्राइम का, और इनडायरेक्टली थ्रू एक्सपोजर टू मीडिया कवरेज, या फिर उन्होंने मीडिया कवरेज से कहीं ना कहीं क्राइम के बारे में सुना हुआ है। दिस मीन्स दैट, इसका क्या मतलब? मोस्ट ऑफेंसेस कवर्ड ऑन द सिलेबस। कहते जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो सिलेबस में कवर किए जाते हैं। सच एज, वो ऑफेंसेस क्या है? सच एज मर्डर, थेफ्ट एंड रेप विल बी फेमिलियर टर्म्स। तो ये सारी क्या होती है? फेमिलियर टर्म्स होती हैं लॉ की स्टडी में। दिस टेंड्स टू गिव स्टूडेंट्स द इंप्रेशन दैट दे नो मोर अबाउट क्रिमिनल लॉज। कहते दिस टेंड टू गिव अ स्टूडेंट्स को एक ज्यादा इंप्रेशन देते हैं कि ताकि वो क्रिमिनल लॉ के बारे में ज्यादा कुछ जान पाए देन दे डू अबाउट अदर सब्जेक्ट्स ऑन द सिलेबस, या फिर एज कंपेयर टू जो अदर सब्जेक्ट्स है सिलेबस में, उसके अलावा जो क्रिमिनल लॉ होता है वो ज्यादा इन्हीं चीजों की स्टडी करवाते हैं। बिकॉज इट टेंड्स टू लीड स्टूडेंट्स टू रिलाई ऑन preconceived notions of the nature and scope of the offenses and to reach instinctive। कहते बिकॉज इट टेंड्स टू लीड स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को लीड करता है टू रिलाई ऑन, रिलाई करे वो प्री कंसीव्ड नोशंस, जो प्री कंसीव्ड, जो पहले से उन्होंने कंसीव कर लिया, जो नोशन है ऑफ द नेचर एंड स्कोप ऑफ द ऑफेंसेस, और जो ऑफेंसेस है उनका क्या स्कोप है, एंड टू रीच इंस्टिंक्टिव। कहते जो इंस्टिंक्ट्स है वो उस चीज को कैसे देख सकते हैं, बट ऑफन लीगली इनएक्यूरेट, जो वो पहले प्री कंसीव्ड जो नोशंस थे, पहले से उन्होंने जो मीडिया कवरेज से या फिर किसी के साथ कुछ क्राइम हुआ है उन चीजों से जो प्री कंसीव्ड नोशन बना लिए थे, जो धारणाएं बना ली थी, उस चीज का जो स्कोप है ऑफेंसेस में, कहते हैं इंस्टिंक्ट्स तो कुछ और कहते हैं, बट जब हम क्रिमिनल लॉ को पढ़ते हैं उस टाइम वो चीजें क्या हो जाती है? इनएक्यूरेट हो जाती है, गलत हो जाती हैं। कंक्लूजन्स, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, तो उसके लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है टू सक्सीड इन क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में सक्सेस पाने के लिए ये बहुत जरूरी है दैट यू पुट असाइड एनी प्योर नॉलेज। पुट असाइड का मतलब होता है टेम्परेरी टाइम के लिए किसी भी चीज को साइड में रखना, मीन्स कि जो हमारे माइंड में प्री कंसीव्ड नोशंस है उनको हम साइड में रखें, अपने माइंड को बिल्कुल ब्लैंक रखें, जो क्रिमिनल लॉ में हमें सिखाया जा रहा है उसको सीखें। पुट असाइड एनी प्योर नॉलेज ऑफ द ऑफेंसेस एंड फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, और जो लॉ के प्रिंसिपल्स है उनके ऊपर फोकस करें। ड्राइव फ्रॉम स्टैट्यूज एंड केसेस, जो हमें केसेस से स्टैट्यूज से मिले हैं उनको हम चेक करें। बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से यू विल सून एप्रिशिएट जस्ट हाउ मच डिफरेंस देयर इज between everyday conceptions of crime and its actuality। By doing this, ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा, you will appreciate, आप appreciate करेंगे कि कितना ज्यादा डिफरेंस है जो everyday conceptions जो होते हैं और actuality जो होती है लोगों की। So our first answer is prominent feature। prominent का मतलब होता है मुख्य फीचर, मेन फीचर। prominent feature, some experience, offenses covered on the syllabus, जो offenses syllabus में कवर किए जाते हैं। familiar terms, preconceived notions, absolutely essential by doing this। so our first answer is feature, prominent feature। ये भी क्या होता है? collocation होती है। next is some experience, third one is offenses covered, fourth one is familiar terms, fifth one is preconceived notions, sixth one is absolutely essential, seventh one by doing this। learning to write well in college means learning or relearning how to write clearly and plainly। कहते learning to write well, कि कैसे हमें अच्छे से लिखना है वो चीज भी सीखनी पड़ती है इन कॉलेजेस।
समटाइम रीलर्निंग भी होती है कि हमें एक बार में समझ ना आए तो हम रीलर्निंग करते हैं, हाउ टू राइट क्लियरली, कि कैसे क्लियरली लिखा जाए और प्लेनली। नाउ दैट डजंट मीन दैट, कहते इसका ये मतलब नहीं है दैट प्लेननेस इज द ओनली गुड स्टाइल, कहते जो प्लेननेस है वो ही एक अच्छा स्टाइल है, और दैट यू शुड बिकम अ स्लेव टू स्पेयर, ये आपका क्या एक मुहावरा है, स्लेव टू स्पेयर। अनअडोन्ड राइटिंग, अनअडोन्ड का मीन्स है जो भद्दी सी राइटिंग होती है, अडोन्ड मीन्स होता है जो सजावट वाली चीजें होती है, अनअडोन्ड मीन्स कि जो राइटिंग अच्छी नहीं है, अनअडोन्ड राइटिंग। फॉर्मेलिटी एंड ओरेटनेस हैव देयर प्लेस, कहते जो फॉर्मेलिटी है, जो ओरेटनेस है, उसका भी अपनी एक जगह होती है। एंड इन कंपिटेंट हैंड्स, कंपिटेंट हैंड्स का मतलब होता है सही हाथों में, कंपिटेंट हैंड्स मीन्स कि सही हाथों में कि कैसे लिखना है। कॉम्प्लेक्सिटी कैन टेक अस ऑन अ डिजिंग ब्रेथ टेकिंग जर्नी, बट मोस्ट स्टूडेंट्स, लेकिन जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर टाइम, शुड स्ट्राइव टू बी सेंसिबली सिंपल, वो मोस्ट ऑफ द टाइम चाहते हैं कि वो सिंपल ही लिखें, टू डेवलप अ बेस लाइन स्टाइल, ताकि वो एक बेस लाइन स्टाइल क्रिएट कर सके ऑफ शॉर्ट वर्ड्स, एक्टिव वर्ब्स एंड रिलेटिवली सिंपल सेंटेंस, कन्वेइंग क्लियर एक्शंस और आइडेंटिटीज, ताकि वो जो कन्वे कर पाए अपना जो क्लियर जो एक्शन है उनका और जो आइडेंटिटी है। इट्स फास्टर, इट मेक्स आर्ग्यूमेंट्स इजियर टू फॉलो, इट्स फास्टर, कहते ये तेज होता है, इट मेक्स आर्ग्यूमेंट्स, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको इजी टू फॉलो, फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ बिजी रीडर, कोई भी अगर कोई बिजी रीडर होता है, विल बोदर टू पे अटेंशन, कहते हैं उसको ज्यादा अटेंशन पे करने की जरूरत नहीं होती, अगर हमारे वर्ड्स हमारे एक्शंस क्लियर हैं तो बहुत जल्दी उसको रीड आउट कर लेते हैं। एंड इट लेट यू फोकस मोर अटेंशन ऑन योर मूवमेंट्स, तो जो रीडर है वो कहाँ अटेंशन पे करेगा, आपके मूवमेंट्स पे ऑफ rhetorical flourish which I do not advise abandoning altogether. So our first answer is slave to spare, slave to spare, competent hands, should strive to be sensibly simple, conveying clear actions, focus more attention. ले जाओ साक्षी। Our first answer is slave, second is competent, third strive, fourth conveying, and last one is focus. English is the world's language, कहते जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया की लैंग्वेज है। Such dominance has its downside, कहते जो ये डोमिनेंस है इसके कुछ डाउन साइड हैं। Of course, there are now about 6800 languages left in the world, कहते जो आज है 6800 लैंग्वेजेस रहती है पूरी दुनिया में, compared with perhaps twice that number back at the dawn of agriculture, कहते जब dawn of agriculture था, जब उदय हुआ था एग्रीकल्चर का, उस टाइम जो ये नंबर था वो ट्वाइस था, मींस कि 6800 मल्टीप्लाई 2, उस टाइम इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस थी। थैंक्स इन पार्ट टू द राइज ऑफ ओवर लैंग्वेजेस, कहते कुछ सामने हमारे क्या आई, ओवर लैंग्वेजेस आई। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंग्लिश, द रिमेनिंग लैंग्वेजेस आर नाउ डाइंग एट द रेट ऑफ अबाउट 1 a fortnight, कहते जो इंग्लिश है वो एक रिमेनिंग लैंग्वेजेस में से एक है, और जो दूसरी लैंग्वेज है, जो ओवर लैंग्वेजेस आई थी, वो डाइंग आउट हो रही है एट द रेट ऑफ 1 a fortnight. So our first answer is dominance, perhaps twice, part, in part, at the rate. So our first answer is dominance, second one is twice, third one is part, and last one is rate. Since biological systems with signs of complex engineering are unlikely to have arisen from accidents or coincidence, कहते जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है वो साइन है किसका, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का, जो हुआ है किससे स्टार्ट, बाय एक्सीडेंट और कोइंसिडेंस। देयर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कम फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, कहते जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे आई है, नेचुरल सिलेक्शन से, एंड हेंस शुड हैव फंक्शंस यूजफुल फॉर सर्वाइवल, और कहते जो इसके फंक्शंस है वो यूजफुल है सर्वाइवल के लिए, एंड रिप्रोडक्शन इन द एनवायरमेंट्स इन विच ह्यूमंस इवॉल्व, और उस इन्वायरमेंट में वो रिप्रोड्यूस करते हैं जहां पे ह्यूमंस इवॉल्व है।
complex engineering, organization must come from natural selection, functions useful for. So our first answer is complex engineering, complex. Second answer is organization, and last one is functions. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos, and also press the bell icon for notifications.